दोस्तों जैसे हम सबको पता है बहुत ही ख़राब समय चल रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, लोगों की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन्स की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है। एंड उसके वजह से जो सीनियर सिटीजन्स है अब वो 50, 60 और 70 उनकी डेथ हो जा रही है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन्स नहीं है हॉस्पिटल्स में। और जाहिर सी बात है इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इतनी ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ नए नए हॉस्पिटल्स जो ओपनिंग होते हैं नए नए के उसमें अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए बहुत प्रोसीजर होती है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारी पेपर वर्क्स होते हैं, डॉक्यूमेंट होता है जो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद ही ऑक्सीजन्स आप हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करवा सकते हो। तो सीधी सी बात है जो नए एस्टैब्लिश हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं होगी। और ऐसा पेंडेमिक चल रहा है कि अगर पेशेंट को, अगर कोई भी घर के हैं या पेशेंट को जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ वो ले जाके एडमिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। इतनी जानलेवा, इतनी खतरनाक बीमारी है। फॉर एग्जांपल कहीं पर भी बेड तो अवेलेबल नहीं है। और रिसेंटली अगर सपोज़ नए हॉस्पिटल्स की ओपनिंग हुई या नए हॉस्पिटल्स खुले हैं वो भी खचाखच फुल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, ये जो बीमारी फैली है। एंड होता क्या है वहाँ पे हम ले जाके एडमिट तो करवा देते हैं, देन कोई अपनी इंटरनल कोई नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट नहीं करता दोस्तों। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर हॉस्पिटल्स में डेथ हो रही है तो अंदर की बात हमें भी नहीं पता होती कि क्या चीज़ है। एंड बाद में पता चलता है कि डेथ हो गई XYZ पर्सन की बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे पेंडेमिक में, ऐसे सिचुएशन में बचने के लिए? हॉस्पिटल्स में ना जाए, हम अपने घर पे ही इलाज कर दें। हम घर पे कैसे ऑक्सीजन ले सकते हैं और हॉस्पिटल्स में जाने से बच सकते हैं? हम घर पे कैसे अपनी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं? अगर किसी की SpO2 लेवल जो होती है अब वो 100 SpO2 लेवल होना जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है 100 होता है, बट किसी किसी का 85 या 90 होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आसपास में कोई हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, रात का टाइम है, लेट नाइट है, अगर हॉस्पिटल्स में आपको भी पता है बेड वगैरह सब फुल है, तो इस केस में करेंगे क्या पेशेंट? तो दोस्तों मैं आज जो इसी को कवर करने का जो मेरा मोटिव था, इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव था वो ऑक्सीजन को रिलेटेड था। ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे कैसे इलाज कर सकते हो, फॉर टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हो। सीनियर सिटीजन्स हो गए, सीधी बात है उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है और बिकॉज ऑफ दैट वो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं। तो ये देखिए, मैं हैंड नैब होता है, ये नेबुलाइज़र कहते हैं, नैब मशीन कहते हैं। आपने देखा होगा क्लिनिक में या फिर कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में इसे बच्चों को भाप दिया जाता है। कॉन्गेशन, उनके कफ जमा होता है, उस केस में हम बच्चों को भाप देते हैं। तो आप इस मशीन से ऑक्सीजन लेवल जो कम हुआ है, जिसका 85 होता है या 90 होता है, वो बढ़ा सकते हैं, घर पे ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फॉर अ टाइम बीन अगर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है या फिर फुल हैं, या फिर हमें भी पता है दोस्तों अगर हॉस्पिटल्स में डेथ हो रही है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो एक समय के लिए कि हम भी घबरा जाते हैं कि हॉस्पिटल्स में जाना क्यों है, ऑलरेडी डेथ हो रही है तो हम घर पे ट्रीटमेंट क्यों ना दे दें। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं हैंडी नैब। ये भी मैंने अपने क्लिनिक के लिए लिया है। इस पे मैं बच्चों लोग को भाप देता हूँ। इवन कोई जैसे एल्डर है, अब वो 18 या 30 या 45, 80 उन्हें भी भाप देते हैं ताकि जो दम लग रही है, सांस फूल रही है, उससे उनको रिलीफ मिल जाए। या फिर कफ जमा हो, खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, उस सब से हमें रिलीफ देगा। फॉर अ टाइम एक टेम्पररी रिलीफ है, बट 2 दिन में 2 से 3 बार करने से, एवरी 8 आवर्स करने से, या दिन में एवरी 6 आवर्स का भी गैप लेके कर सकते हो। उसमें आपको खुद ब खुद जो ब्रीथलेसनेस है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अब बढ़ते हैं इसका यूज़ कैसा करना है, इसे यूज़ कैसा करना है। तो दोस्तों इसमें जो रेस्प्यूल्स होते हैं, इस तरह के इसके नैब होते हैं, इसे इस तरह सेट किया जाता है मास्क मुंह पे इस तरह से, और इसके थ्रू हम भाप लिया जाता है। जो सांस लेने की नलियां होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, उसमें अच्छी तरह से सांस लिया नहीं जाता। तो ये नैब क्या करता है, इसमें कुछ दवाइयाँ रहती है दोस्तों, जैसे ये सेल्बुटामॉल आप देख सकते हैं,
ये अस्तलीन का सैल्बुटामॉल है। इसमें दवाइयाँ रेस्पिल जाती है। रेस्पिल जाने के बाद जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो ये पूरी जो ब्रेथ होती है, जो हमारी सांस होती है, फेफड़े तक जाती है, लंग्स तक जाती हैं, और जो भी हमारे एयर पैसेजेस जो भी ब्लॉक हुए हैं उसे खोलने का काम करती है। जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उसमें तो 100% रामबाण इलाज साबित हो सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके यूज़ की तरफ। इसे यूज़ कैसा करना है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों इस तरह के नैब होते हैं और इस तरह का ये रेस्पिल इसका मास्क होता है और यहाँ पे दवाइयाँ डाली जाती है। जैसे मैंने बटन ऑन कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप वेपर, ये देख सकते हो आप वेपर है। यहाँ पे दवाइयाँ डाली जाती हैं और इस तरह से वेपर बाहर निकलता है। 1 मिनट के लिए इसे बंद करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। दोस्तों जब हम इस तरह से डीप ब्रेथ लेते हैं तो हमारे फेफड़े तक जाती है, लंग्स तक जाती है, और जो एयर पैसेजेस होते हैं जो ब्लॉक हुए होते हैं उसे खोलने का काम करती है। तो इसे यूज़ कैसा करना है हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों ये अस्तलीन रेस्पिल है। इसमें कई तरह की दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे इसमें लियोसाल्बुटामॉल भी आता है, डिओलिन भी आता है, बुडोकॉट भी आता है। तो आप अस्तलीन रेस्पिल एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लियोसाल्बुटामॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लिवोलिन कंटेंट होता है उसमें वो भी एयर पैसेजेस जो ब्लॉक हुए हैं उसे खोलने का काम करती है। देन डिओलिन भी अवेलेबल है, रेस्पिल फॉर्म में अवेलेबल, वो भी आप ले सकते हैं। देन दोस्तों इसके साथ एक स्टेरॉयड होता है जिसे हम बुडोकॉट कहते हैं, वो भी आप हाफ मिक्स करके डाल सकते हो। अस्तलीन हाफ लेना है, देन बुडोकॉट हाफ लेना है, दोनों मिक्स करके आप दीजिए। क्या दिक्कत है, जो भी कफ जमा है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीथलेसनेस है या अस्थमेटिक पेशेंट है, सबसे उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के ये इसमें वाटर है, पहले इसको खाली कर सकते हैं। आप ऐसा स्टीम भी यूज़ कर सकते हो। इसमें पानी डालना है और इसको यहाँ से सेट करना है और डीप ब्रेथ लीजिए। क्या दिक्कत है, जो भी कफ वगैरह जमा होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, सबसे उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे गैप होता है, इस तरह से रेस्पिल्स होती है, इसे इस तरह से निकालना है। ऊपर बटन दिया होता है, टेयर करना है। तो दोस्तों इसका यूज़ कैसा करना है, ये अस्तलीन रेस्पिल है, इसे इस तरह से डालना है ड्रॉप वाइज। आप देख सकते हैं पूरा ये ड्रॉप वाइज इसमें चला जाएगा और इस तरह इसको पैक करना है और लॉक करना है। ये लॉक हो गया। उसके बाद आप स्विच ऑन कीजिए, ये देखिए पूरा। और इसको यूज़ कैसा करना है आप अपने नोज़ के पास रखिए। ये नाक के पास रखना है और पूरा जो इसका वेपर होता है वो लंग्स के फेफड़े तक जाता है। फेफड़े के बाद में जो एयर पैसेजेस होते हैं, जो ब्लॉक हुए होते हैं, जो नलियाँ सिकुड़ जाती है, उसे खोलने का काम करती है। खोलने के बाद जो दम लगता है पेशेंट को, जो अस्थमेटिक पेशेंट रहते हैं उन्हें उससे रिलीफ मिलता है। मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट हुई रहती हैं, उनसे रिलैक्स हो जाती हैं मसल्स। तो दोस्तों ये जो वाटरी लिक्विड आप देख रहे हो, लिक्विड होता है, ये दवाइयाँ होती है। ये जब ऑन करते हैं, जब मशीन चालू होती है तो जो लिक्विड होता है वेपर के फॉर्म में बनता है। वेपर होता है, जो पानी होता है वो जल जाता है, जलना शुरू होता है और वेपर बन जाता है। जो ये वेपर निकलता है हमारी नाक के नलियों से पूरे लंग्स तक जाता है, फेफड़े तक जाता है। फेफड़े के बाद जाने के बाद हमें इससे रिलीफ मिलता है। दोस्तों आप ये मशीन घर पे रखिए, ये हार्डली आपको 1500 या 2000 तक मिल जाएगी और इसका आप 100% यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, मशीन हार्डली आपको 1000-1200 तक या 1500-2000 तक डिपेंड अपॉन क्वालिटी मिल जाएगी आपको मार्केट में। और मेरे ख्याल से हर घर में मशीन, फॉर एग्जांपल अभी कोविड पेंडेमिक में ये मशीन हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो फॉर सीनियर सिटीज़न, हर घर में सीनियर सिटीज़न होते हैं। अगर हॉस्पिटल्स में जाने से बचना है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन से बचना है, तो आप एक घर में 1000-1200 की मशीन है, आप लेके रख सकते हो। और क्या दिक्कत है, यूज़ करो। और इसे यूज़ कैसा करना होता है, एक रेस्पिल आप एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लंग्स में
कफ वगैरह जमा है, खांसी आ रही है, कफ जमा है, सब आपको अच्छे से रिलीफ हो जाएगा। आप एक रेस्पिल्स हर 6 आवर्स के गैप में यूज़ कर सकते हो, 6-6 घंटे में यूज़ करो, क्या दिक्कत है अगर। और डिपेंड करता है आपके डॉक्टर ने कैसा आपको सजेस्ट किया हो। इस तरह की मशीन्स होती हैं, इसे वॉश करना भी बहुत अच्छा होता है। आप हमेशा अगर घर में सिंगल पर्सन है तो सीधी बात है एक ही के लिए लगेगा, अगर 2-3 पर्सन है तो इसको अच्छे से स्टराइल करना है, वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, फिर यूज़ करना है। ये तो हो गई दोस्तों मशीन की बातें। और इसके क्या क्या यूज़ है, असलिन्स के क्या क्या यूज़ हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कैसे काम करता है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी एक्टिविटीज़ लेना चाहिए, वो सब धीरे धीरे कवर करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसके क्या यूज़ हैं। दोस्तों ये जो असलिन रेस्पिल होता है इस फॉर अस्थमेटिक पेशेंट, जिस पेशेंट को अस्थमा है, जो पफ। दोस्तों ये तो है मशीन की बात है, बट आप मशीन ये फॉर एग्जांपल ये आप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो उसी के लिए यहाँ पे पफ बनाया जाता है, एक पफी फॉर्म में आता है, वो आप इंस्टेंट रिलीफ होता है। बट वो तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट आप इसको ट्रैवल नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। तो दोस्तों ये अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बनाया जाता है। इसमें COPD जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, जो लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जो पेशेंट्स, जो लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जैसे पोल्यूटेंट सिटी में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जो स्मोकिंग करते हैं, चुल्लम फूकते हैं, चूल्हा मारते हैं, उसके लिए COPD की बीमारी होना उसमें जाहिर सी बात है, उन्हें हमेशा जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए मशीन बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप ये मशीन का यूज़ कर सकते हो। देन इसके दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट है, धीरे धीरे एक एक चीज़ हम कवर करेंगे इसमें। अगर आप कंटिन्यू दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे आप कंटिन्यू लेते हो 6-6 घंटे में तो हेडेक होना जाहिर सी बात है। क्या होता है, हम कंटिन्यू लेते हैं 6-6 घंटे में या फिर 8-8 घंटे में, जैसा आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तो उसमें सर भारी होना, देन वॉमिटिंग सेंसेशन होना, भूख ना लगना, शरीर थका थका लगना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देन इसमें टैकीकार्डिया, जो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इसमें एक मेजर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जैसा आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए बताया है, जैसा नेब यूज़ करने के लिए बताया है, वैसा वैसा यूज़ कीजिए। जिसको ज़्यादा कफ, ज़्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उसे हम दिन में 3 टाइम्स कहते हैं कि आप दिन में 3 टाइम्स ले सकते हो 80 टास्क के गैप में, और जिसको कम है वो 2 टाइम्स, जिसको हल्की फुल्की खांसी है, कफिंग है, वो दिन में 1 बार भी लेगा तो उसके लिए इनफ है। देन एक काम कैसे करती है दोस्तों ये सारे ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, ये जो एयर पैसेजेस होते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, जो नैरो हो जाते हैं, जो सिकुड़ जाते हैं, उसे खोलने का काम करती है, तो इसे हम ब्रोंको डायलेटर्स कहते हैं। अस्लिन हो गई, देन डायरियोफाइलिन हो गया, देन लीवोलिन हो गई, बुडोकॉट हो गया, देन डिओलिन तो हमने बात कर ली, बुडोकॉट, अस्लिन, लीवोलिन, ये सब ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, एयर पैसेजेस खोलते हैं और लंग्स जो मसल कॉन्ट्रास्ट हो गई उसे रिलैक्स करने का काम करती है। देन इसमें होता क्या है दोस्तों, दैट मेक्स ब्रीदिंग ईजियर, सांस लेने में फिर हमें अच्छा लगता है और बहुत सेफ्टी, एक तरह का रिलैक्स फीलिंग आता है। दोस्तों इसके कुछ क्विक टिप्स हैं, वो आपको जान लेना ज़रूरी है, इसे यूज़ कैसा करना है। अगर कोई यूज़ करता है तो हमेशा इसको इस तरह से ओपन करके आप स्टराइल करो, देन वॉश करो, फिर ही आप सेकंड पेशेंट को दे सकते हो। मैंने क्लिनिक में लगाया हुआ है, तो एवरी पेशेंट के बाद जो लेता है मैं इसे वॉश करता हूँ, स्टराइल करता हूँ, सैनिटाइज करता हूँ, फिर यूज़ करता हूँ। इसके सेफ्टी मेजर से यूज़ करना। अगर दोस्तों आप इसको कंटिन्यू यूज़ करो तो मुंह सूखा सूखा लगना, देन जीभ जो टंग है वो भी डिहाइड्रेट हो जाती है, प्यास लगती है, देन आप इसमें ये सब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप हमेशा वाटर लेवल अपना बॉडी का मेंटेन रखिए, बॉडी हाइड्रेटेड रखिए। सीधी बात है, भाप लेने जैसे हम जिम में जाते हैं, हम स्टीम लेते हैं, बॉडी अंदर का जो वाटर होता है वो जल जाता है, बर्न हो जाता है, उसके बाद हमें डिहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी, हमें पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो हमेशा वो भी इसी तरह है, इसमें पानी की कमी होती है शरीर में, तो आप अपना वाटर लेवल बॉडी का मेंटेन रखेंगे, पानी आप ज़्यादा पिएंगे, ज़्यादा प्यास भी लगेगी इसमें। देन इसमें
होता है क्या दोस्तों, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको 3 टाइम्स लेना है, आप कोई भी डोज मिस कर देते हो तो उसको वापस नहीं लेना है, आप नेक्स्ट डोज की तरफ स्विच कर सकते हो। एंड जब इसका मिस डोज का टाइम आएगा तो आप उसको नेक्स्ट डे लीजिए। ये नहीं कि आपने डोज मिस कर दिया तो दोनों डोज आप साथ में ले लीजिए, नहीं लेना है, ठीक है। इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस है, देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहलिक पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है, अल्कोहलिक पेशेंट को नहीं देना है। अगर वो लेता भी है देन उसमें वॉमिटिंग सेंसेशन, डिजीनेस, चक्कर आना जाहिर सी बात है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल पेशेंट को ये नहीं देना है दोस्तों। देन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, प्रेगनेंसी में हम इसको नहीं दे सकते। अगर प्रेगनेंसी में कोई लेडी है, उसे दम लग रहा है, सांस फूलने की दिक्कत आ रही है, तो हम इसको प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ नहीं है दोस्तों। इससे होगा क्या, बच्चे पर असर होगा, उनको भी कुछ सिम्टम्स आएंगे डिजीज चक्कर के लिए, जो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। देन ब्रेस्ट फीडिंग, जो औरतें दूध पिलाती हैं बच्चों को, उसमें 100% सेफ़ है, आप दे सकते हो दोस्तों। ये सब हो गई नैप की बातें, नेबुलाइज़र की बातें। अगर आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, 80 से 90 तक पहुंच रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, तो आप घर पे इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो और अपना ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी था। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मैं ऐसे मेरे हेल्दी टिप्स में लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।